क्या भगवान राम के नाम पर चढ़ाया गया चढ़ावा भी सुरक्षित नहीं था? क्या करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़े पैसे की चोरी सिर्फ 8 लोगों का खेल थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा ताकतवर नेटवर्क था जिसका नाम आज तक सामने नहीं आने दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे मामले की डोर आखिर बार बार वाराणसी से क्यों जुड़ रही है? राम मंदिर के दान में कथित करोड़ों रुपए की हेरा फेरी का मामला अब सिर्फ चोरी का केस नहीं रह गया है। एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लाखों रुपए बरामद हो चुके हैं, जमीनें और संपत्तियां सामने आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सवाल भी बड़े होते जा रहे हैं। आखिर जिन लोगों को पैसे गिनने का काम मिला उन्हें वहां तक पहुंचाया किसने? किसके दबाव में उन्हें हटाया नहीं गया? और अगर शुरुआती शिकायतों के बावजूद कार्रवाई समय पर हो जाती तो क्या इतना बड़ा नुकसान टल सकता था? सरकार कह रही है कि जांच निष्पक्ष है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर 7 जून को ही एफआईआर दर्ज हो जाती तो फिर क्या सबूत बचाए जा सकते थे? आखिर पुलिस ने इतनी देर क्यों की? और जिन लोगों पर प्रभावशाली होने के आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे पूछताछ के बाद भी उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों में से ज्यादातर वाराणसी की एक सिक्योरिटी एजेंसी के पेरोल पर थे। दावा है कि इन्हें बैंक के जरिए इस काम में लगाया गया। फिर आरोप सामने आया कि इन्हें हटाने की मांग भी हुई, लेकिन हटाया नहीं गया। आखिर किसके कहने पर, किसके दबाव में? और वाराणसी से शुरू हुई ये कड़ी आखिर जाकर किस दरवाजे पर खत्म होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को तथ्यों के आधार पर जोड़ेंगे। बताएंगे कि शिकायत से लेकर एसआईटी जांच तक क्या क्या हुआ, किसके पास से कितना पैसा मिला, किन सवालों के जवाब अभी बाकी है, और आखिर क्यों इस पूरे मामले में वाराणसी का नाम सबसे बड़ा सस्पेंस बनकर उभर रहा है। क्योंकि इस कहानी में जितने जवाब सामने आए हैं उससे कहीं ज्यादा सवाल अब भी बाकी हैं। दोस्तों, राम मंदिर में भक्त जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ दान चढ़ाते हैं, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उसी चढ़ावे को लेकर इतनी बड़ी जांच बैठ जाएगी। अब ये मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की कथित चोरी तक सीमित नहीं रह गया है। जांच उस दौर में पहुंच चुकी है जहां पुलिस सिर्फ गिरफ्तारी नहीं कर रही, बल्कि आरोपियों की संपत्तियां, बैंक खातों और पैसों के पूरे नेटवर्क की भी जांच कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की शिकायत के बाद पिछले हफ्ते पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन्हीं लोगों पर मंदिर में आने वाले दान और कीमती सामान की कथित हेरा फेरी का आरोप है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले से जुड़े नए तथ्य सामने आते जा रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 लोग वाराणसी की सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी के पेरोल पर थे। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये एजेंसी सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के लिए काम नहीं कर रही थी। एजेंसी के मालिक गौरव सिंह का कहना है कि उनकी कंपनी को अयोध्या के नया घाट स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने कैश काउंटिंग के काम के लिए वेंडर के तौर पर रखा था। यानी उनकी कंपनी बैंक के लिए काम कर रही थी, ट्रस्ट के लिए नहीं। गौरव सिंह का दावा है कि एसबीआई की स्थानीय शाखा ने खुद 19 लोगों के नाम उन्हें दिए और कहा कि इन्हें कंपनी में रखकर बैंक को उपलब्ध कराया जाए। इन सभी को कागजों में केयरटेकर या चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया और करीब 20,000 रुपये महीने का वेतन दिया जाता था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन 19 लोगों के नाम किस आधार पर चुने गए? क्या ये सामान्य भर्ती प्रक्रिया थी या फिर किसी के कहने पर इन्हें इस संवेदनशील जिम्मेदारी तक पहुंचाया गया? यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। कुछ एसबीआई अधिकारियों ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर दावा किया कि ट्रस्ट के कुछ प्रभावशाली लोगों की ओर से इन खास कर्मचारियों को कैश गिनने वाली टीम में बनाए रखने का दबाव था। अगर ये दावा सही है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो प्रभावशाली लोग कौन थे? किसके कहने पर इन कर्मचारियों को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई? और जब इनके खिलाफ शिकायतें सामने आने लगी तब इन्हें हटाने में देरी क्यों हुई? जांच के दौरान पुलिस ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित कुछ अन्य लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। हालांकि अभी तक ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी का नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है और न ही उन्हें आरोपी बनाया गया है।
लेकिन इस मामले में एक और तथ्य लगातार चर्चा में है कि गिरफ्तार आरोपियों में शामिल रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू चंपल राय का ड्राइवर बताया जाता है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर टिन्नू यादव की नियुक्ति कैसे हुई, उसे कैश काउंटिंग जैसी संवेदनशील जिम्मेदारी तक पहुंच किसने दिलाई और उसके पीछे किसकी सिफारिश या प्रभाव काम कर रहा था। यही वो सवाल हैं जिनके जवाब अब सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से मांगे जा रहे हैं, क्योंकि मामला करोड़ों भक्तों की आस्था और उनके चढ़ावे का है। इसलिए अब सबकी नज़र इस बात पर है कि एसआईटी की जांच आखिर किन किन लोगों तक पहुंचती है और क्या इस पूरे मामले में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी या फिर अगर जांच में किसी बड़े नाम की भूमिका सामने आती है तो उस पर भी कानून उसी तरह कार्रवाई करेगा। अब जरा ये समझिए कि जांच आखिर किस दिशा में बढ़ रही है और पुलिस के हाथ अब तक क्या क्या लगा है, क्योंकि ये मामला सिर्फ आरोप लगाने तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां लगातार आरोपियों से नकदी, संपत्तियां और ऐसे सबूत बरामद कर रही है जो पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा रहे हैं। अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 7 के पास से अब तक करीब 80 लाख रुपए नगद बरामद किए जा चुके हैं। यानी पुलिस को सिर्फ बयान नहीं मिले बल्कि बड़ी मात्रा में कैश भी मिला है। लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी ये पता लगाया जा रहा है कि ये पूरी रकम है या फिर कथित हेराफेरी का पैसा इससे भी कहीं ज्यादा था। सबसे ज्यादा चर्चा आरोपी अविनाश शुक्ला की हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी नगद बरामदगी उसी से हुई है। दिलचस्प बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही 6 जून को उसके पास से करीब 20 लाख रुपए बरामद किए गए थे। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या यही पूरी रकम थी या फिर बाकी पैसा कहीं और ठिकाने लगा दिया गया। अगर आगे और संपत्तियां या कैश मिलता है तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है। यहीं पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी लवकुश मिश्रा के ससुर का मोबाइल फोन खंगाला। जांच में पता चला कि हाल ही में अयोध्या के शहादतगंज इलाके में करीब 23 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत वाली एक जमीन खरीदी गई थी। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि इस जमीन की खरीद में इस्तेमाल किया गया पैसा कहां से आया। क्या ये वैध कमाई थी या फिर कथित हेराफेरी के पैसों से ये संपत्ति बनाई गई। पूछताछ में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर हेराफेरी से मिले पैसों का इस्तेमाल सिर्फ जमीन खरीदने में ही नहीं हुआ। जांच एजेंसियों का कहना है कि बड़ी रकम महंगे स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दूसरे घरेलू उपकरण खरीदने में भी खर्च किए गए। यानी जांच में अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कथित तौर पर निकाला गया पैसा आखिर किन किन जगहों पर लगाया गया। अब पूरे मामले की टाइमलाइन भी समझ लीजिए। सबसे पहले 7 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और स्थानीय मीडिया ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे में लगभग 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए तक की हेराफेरी हुई है। इसके बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आया। बढ़ते विवाद के बीच 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हाई लेवल एसआईटी का गठन किया। शुरुआती जांच में एसआईटी ने यह पाया कि कैश कलेक्शन और कैश काउंटिंग की प्रक्रिया के दौरान व्यवस्थित तरीके से पैसा गायब किया जा रहा था। इसके बाद जांच और तेज कर दी गई। अब सवाल सिर्फ बरामदगी का नहीं है बल्कि कार्रवाई के समय का भी उठ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि शिकायत सामने आने के बाद भी पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की। उनका कहना है कि अगर 7 जून को ही मामला दर्ज कर लिया जाता तो कई अहम सबूत सुरक्षित रह सकते थे और कथित तौर पर पैसा या अन्य सबूत इधर उधर करने का मौका नहीं मिलता। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने जांच के आधार पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए एफआईआर दर्ज की और उसके बाद लगातार कार्रवाई की। इसी बीच एक और जानकारी सामने आई जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। बताया गया कि 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर से बड़ी मात्रा में नगद बरामद हुआ। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये पैसा कथित तौर पर कूड़े के ढेर में छिपा कर रखा गया था। उस समय राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग और पुलिस मौके पर मौजूद थे, लेकिन इस बरामदगी की जानकारी उस समय सार्वजनिक नहीं हुई। ये बात बाद में सामने आई, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार और जांच एजेंसियों की पारदर्शिता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब जांच केवल नकदी तक सीमित नहीं है। पुलिस आरोपियों के साथ साथ उनके परिवार और रिश्तेदारों की आर्थिक स्थिति भी खंगाल रही है। आधार, पैन कार्ड, बैंक खातों, जमीन, मकान
और दूसरी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा निकाला जा रहा है। जांच अधिकारियों ने इसके लिए एक विशेष तरीका अपनाया है। आरोपियों को नौकरी मिलने के समय से लेकर अब तक उनकी कुल वैध आय का हिसाब लगाया जाएगा। फिर अनुमान लगाया जाएगा कि उस आय का लगभग 70% हिस्सा सामान्य जीवन यापन में खर्च हुआ होगा और करीब 30% बचत या निवेश के रूप में होना चाहिए। अगर किसी आरोपी के पास इससे कहीं ज्यादा संपत्ति मिलती है और वो उसका वैध स्रोत नहीं बता पाता तो पुलिस उसे कथित अवैध कमाई मानते हुए जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है। यानी अब जांच सिर्फ ये पता लगाने तक सीमित नहीं है कि पैसा किसने लिया, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि वो पैसा कहां से लाया गया, किसके नाम पर संपत्तियां खरीदी गई और क्या इस पूरे मामले में सिर्फ यही 8 लोग शामिल थे या फिर जांच आगे बढ़ने पर कोई बड़ा नेटवर्क भी सामने आता है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम हिस्से पर, क्योंकि गिरफ्तारियां हो गई, करोड़ों रुपए के कथित हेरा फेरी की जांच चल रही है, नकदी बरामद हो रही है, संपत्तियां खंगाली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस ने इस मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ की है, लेकिन अभी तक उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया और न ही उनका नाम एफआईआर में शामिल है। इसका मतलब यही है कि इस समय उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार वो आरोपी नहीं है। हालांकि पूछताछ होने के कारण इस मामले में उनकी भूमिका को लेकर सार्वजनिक चर्चा जरूर हो रही है। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है। आमतौर पर जब कोई बड़ा या हाई प्रोफाइल आपराधिक मामला सामने आता है तो जांच एजेंसियां ये बताती है कि उनके मुताबिक अपराध की योजना किसने बनाई, किसने किसे निर्देश दिए और पूरे नेटवर्क का संचालन कैसे हुआ। लेकिन इस मामले में अब तक जो जानकारी सार्वजनिक हुई है उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन जांच एजेंसियों ने अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति का सार्वजनिक पहचान नहीं की है जिसे पूरे कथित नेटवर्क का मुख्य संचालक बताया गया हो। यही वजह है कि सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है। अगर मान लिया जाए कि कैश काउंटिंग के दौरान व्यवस्थित तरीके से हेराफेरी हुई तो क्या ये सब केवल 8 कर्मचारियों ने अपने स्तर पर किया या फिर जांच में आगे किसी और की भूमिका सामने आ सकती है? इसका जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। अब एक बार पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट ने दान और नकदी की गिनती की जिम्मेदारी एसबीआई को सौंपी। बैंक ने इस काम के लिए वाराणसी की एक सिक्योरिटी एजेंसी को वेंडर के रूप में नियुक्त किया। एजेंसी ने उन लोगों को अपने पेरोल पर रखा जिन्हें बैंक की ओर से इस काम के लिए उपलब्ध कराया गया। इन्हीं लोगों में गिरफ्तार आरोपी भी शामिल बताए गए। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक रमाशंकर यादव और टिन्नू चंपत राय का ड्राइवर बताया जाता है। ये तथ्य सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। हालांकि केवल इस संबंध के आधार पर किसी की कानूनी जिम्मेदारी तय नहीं होती। इसकी पुष्टि जांच और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही होगी। इसी बीच ये भी दावा सामने आया कि एसबीआई ने कुछ कर्मचारियों को कैश काउंटिंग के काम से हटाने का सुझाव दिया था। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आरोप लगाया गया कि उन कर्मचारियों को हटाने की बजाय उन्हें रखने का दबाव था। इन दबावों की जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। यदि ऐसे आरोप सही साबित होते हैं तो ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि वो दबाव किसकी ओर से था और उसका आधार क्या था। फिलहाल इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। यही कारण है कि अब लोगों के मन में कई सवाल हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे हुई? इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी उन्हें किस प्रक्रिया के तहत मिली? अगर पहले से शिकायतें थी तो उन्हें हटाया क्यों नहीं गया? और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनुचित प्रभाव पड़ा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? इन सवालों का उत्तर जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जांच जारी है और अदालत में आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन मामला करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए लोगों की अपेक्षा केवल गिरफ्तारियां देखने की नहीं बल्कि पूरी सच्चाई जानने की भी है। यदि जांच में किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति या संस्था की भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि आरोप की पुष्टि नहीं होती तो ये भी उतनी ही स्पष्टता से सामने आना चाहिए। अब देखना यह होगा कि एसआईटी और पुलिस की जांच आगे किन निष्कर्षों तक पहुंचती है। क्या ये मामला केवल गिरफ्तार किए गए लोगों तक सीमित रहता है या जांच का दायरा और बढ़ता है? सबसे अहम बात, जिन सवालों पर आज चर्चा हो रही है उनका आधिकारिक जवाब कब और कैसे सामने आता है, क्योंकि राम मंदिर केवल एक इमारत नहीं
करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और ऐसी जगह से जुड़े हर सवाल का जवाब पूरी पारदर्शिता के साथ मिलना चाहिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।